नमस्कार दोस्तों, मैं तनुज असवाल आपका एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा चंद्रवंश का भाग 2। पहले टॉपिक में हमने या पहली वीडियो में हमने क्या किया था, चंद्रवंश का भाग 1 पढ़ा था। उस चंद्रवंश के भाग 1 में राजा सोमचंद से लेकर के राजा भीष्मचंद तक, यानी कि हमने चंपावत का जो चंद्रवंश है उसका अध्ययन किया था। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे भाग की तरफ। भीष्मचंद के बाद जब भीष्मचंद की हत्या गजवा ठिंगा ने कर दी थी, उसकी हत्या की खबर सुनकर के उसका जो बेटा था वह, यानी कि जो उसका जो बेटा था वह ये खबर सुनता है कि पिता की हत्या एक खस सरदार ने कर दी। तो बेटा पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपने सभी अभियानों को छोड़ करके अल्मोड़ा की तरफ गमन करता है और वह अल्मोड़ा पर आक्रमण करके अपने पिता के हत्यारे गजवा ठिंगा को क्या कर देता है, पराजित कर देता है। अब जब वो गजवा ठिंगा को पराजित कर देता है बालो कल्याण चंद, अब वो अपने पिता का जो अधूरा सपना है उसे पूरा करने की तरफ आगे बढ़ जाता है, यानी कि राजधानी परिवर्तन। तो चंपावत से अपनी राजधानी को 1563 ईस्वी में वह कहां ले आता है, अल्मोड़ा ले आता है। ठीक, तो 1563 ईस्वी में यह अपनी राजधानी अल्मोड़ा स्थापित कर देता है। ठीक, ये जो अल्मोड़ा है, यह अल्मोड़ा का पुराना जो नाम है वह है राजपुरा। इसको राजपुरा भी कहते हैं, आलमनगर भी कहते हैं, आलमनगर। ठीक, ये इसके नाम। अभी जो अल्मोड़ा में जब अपनी राजधानी परिवर्तित करता है तो अल्मोड़ा में एक किले का निर्माण करता है जिसको लाल मंडी का किला कहते हैं, या इसको वर्तमान में फोर्ट मैरो के नाम से भी जानते हैं। ये लाल मंडी के किले का निर्माण करता है और इस किले को ये खसिया खोला डांडे के ऊपर बनाता है। खसिया खोला डांडा। ठीक, यानी कि अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें इसका, जहां पर खस जाति के रोग रहते थे उसको खसिया खोला डांडा कहते थे। काला पानी पिथौरागढ़ से इसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें इसको महाराजाधिराज कहा गया है। ठीक, ये अब कुछ एक्स्ट्रा इसके हम बारे में कुछ बता देते हैं आपको। बालो कल्याण चंद भीष्मचंद का अपना पुत्र नहीं था, यह भीष्मचंद के द्वारा गोद लिया गया था, एक बात। दूसरी चीज, बालो जो कल्याण चंद था, बालो कल्याण चंद पहला ऐसा चंद्रवंश का राजा था जिसने डोटी के साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे। इसने डोटी के शासक, जो डोटी के शासक थे उनकी, जो डोटी के शासक थे हरिमल, उनकी बहन के साथ इसने क्या किया था, विवाह किया था। ठीक, एक दूसरा इसको दहेज में, यानी कि इसकी पत्नी को दहेज में सिरा का क्षेत्र मिला था। इसको सोर का क्षेत्र क्या मिला था, इसको दहेज में मिला था। सोर क्या मिला था, इसको दहेज में मिला था। ठीक, लेकिन बालो कल्याण चंद अपनी पत्नी को बार बार कहता है कि अपने भाई से क्या मांग, सिरा मांग, लेकिन हरिमल कहता है कि सिरा कोई राज्य नहीं बल्कि मेरा सर है, तो वो सिरा राज्य को देने से मना कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बालो कल्याण चंद के बाद। अगला जो राजा है, या ये फोटो देख लीजिए, ये वर्तमान के अल्मोड़ा की फोटो है और ये वो लाल मंडी का किला है, लाल मंडी का किला जो खसिया खोला डांडे के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालो कल्याण चंद की मृत्यु के बाद उसका बेटा रुद्रचंद गद्दी पर बैठता है। जब रुद्रचंद गद्दी पर बैठता है, इस समय दिल्ली की गद्दी पर अकबर बादशाह थे। अकबर बादशाह का एक व्यक्ति था या उनका एक
सिपा सलार था, उनका फौजदार हुआ करता था हुसैन खां टुकड़िया। हुसैन खां टुकड़िया ने रुद्रपुर यानी कि तराई के क्षेत्र पर आक्रमण किया, और जब ये टुकड़िया क्या करता है, तराई पर आक्रमण करता है, तो इसने रुद्रचंद की सेना को हरा दिया पहले आक्रमण में। दूसरे आक्रमण में भी यह क्या करता है, इसको पराजित कर देता है। किसको? रुद्रचंद को। 2 युद्ध रुद्रचंद हार जाता है। उसके बाद हुसैन खां टुकड़िया की मृत्यु हो जाती है और रुद्रचंद को मौका मिल जाता है कि तराई भाबर में जो मुस्लिम थे उनको वो भगा देता है। यह खबर अकबर तक जाती है। अकबर के पास जैसी यह खबर जाती है तो अकबर क्या करता है, अपनी एक सेना भेजता है कटेहर के सरदार के नेतृत्व में और कहता है कि आप जाइए और रुद्रचंद के साथ क्या कर दीजिए, युद्ध कीजिए। जैसे ही कटेहर का राजपूत या जो मुगल सेना का सेनापति है वह युद्ध करने जाता है रुद्रचंद के साथ, तो रुद्रचंद कहता है कि देखिए, यदि सेना लड़ेगी तो इसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा, तो क्यों ना आप और मैं सिंगल लड़ते हैं, जो जीतेगा राज्य उसका है। तो यहीं पर एक युद्ध होता है जिसको इक्फा का युद्ध कहते हैं। इक्फा का युद्ध। इस युद्ध में रुद्रचंद क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। ठीक, इक्फा का युद्ध। ठीक, ये हुसैन खां के युद्ध। अब जैसे ही रुद्रचंद इक्फा का युद्ध लड़ता है उसके बाद इसका मन करता है कि मैं अकबर से मिलूं, और 1687 ईस्वी में यह अकबर से मिलने चला जाता है। 1587 ईस्वी में यह अकबर से मिलने कहां चला जाता है, यह अकबर से मिलने चला जाता है दिल्ली। दिल्ली में इस समय अकबर नहीं थे, तो यह वहां मुलाकात करता है एक व्यक्ति से, जिस व्यक्ति को हम कहते हैं बीरबल। और फिर जब ये बीरबल से मुलाकात करता है तो बीरबल इसको 1588 ईस्वी में अकबर से लाहौर में मिलवाते हैं। ठीक, अकबर से लाहौर में मिलवाते हैं। लेकिन घटना में थोड़ा पीछे जाते हैं। 1587 ईस्वी में अकबर के कहने पर ये एक युद्ध लड़ता है जिसको नागौर का युद्ध कहते हैं। इस नागौर के युद्ध में रुद्रचंद बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ता है और वह राजपूतों की सेना को पराजित कर देता है। जैसे ही अकबर को यह सूचना मिली कि नागौर के युद्ध में रुद्रचंद पराजित कर देता है, तो वह रुद्रचंद को अपने पास बुलाता है, जो 1588 में मुलाकात होती है, जिसको मैं पहले बता चुका हूं, बीरबल के द्वारा करवाई गई थी लाहौर में। ठीक, अब जैसे ही अकबर से मिलता है तो अकबर इसकी बातों से प्रभावित होता है, इसकी गुणों से प्रभावित होता है, और जब वो गुणों से प्रभावित होता है तो अकबर इसको क्या करता है, जमींदार घोषित कर देता है 84 माल परगने का, यानी कि तराई भाबर का क्या करता है, इसको जमींदार घोषित कर देता है। जब इसको जमींदार घोषित कर दिया गया तो यह रुद्रपुर शहर की स्थापना कर देता है तराई भाबर में। अब तराई भाबर में रुद्रपुर शहर की स्थापना कर देता है। उसके पश्चात यह अल्मोड़ा आता है और अल्मोड़ा में ये मल्ला महल का निर्माण करवाता है युद्ध की जीत की खुशी में। ठीक, उसके बाद ये अपने जीवन में बहुत सारा कार्य करता है, यानी कि इसके द्वारा बहुत सारे युद्धों में जाया जाता है, धार्मिक काम करता है। और जब ये धार्मिक काम करता है तो यह कुमाऊं में पहली बार जाति व्यवस्था को लागू करता है। ठीक, यह ब्राह्मणों को क्या करता है, 3 भागों में बांटता है, तीथानी, चौथानी जिनको तीथानी, चौथानी और हलिया या पितलिया ब्राह्मण। इनमें से हलिया ब्राह्मण उन लोगों को बोला जाता था जो हल चलाने का काम करते, जो ब्राह्मण हल चलाने का काम करते, जबकि तीथानी और चौथानी उच्च कोटि के ब्राह्मणों को दर्जा दिया गया। इसने अपने यहां राज्य के जो कर्मचारी थे उनको दस्तूर देने की प्रथा प्रारंभ करवाई,
और इसके काल में जो आम जनता थी उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, आम जनता के लिए, आम जनता, आम जनता के लिए पौरी 15 विश्वा, ठीक, पौरी 15 विश्वा आम जनता के लिए। इसने यहां पर कुछ पुस्तकों को लिखवाया। पहला धर्म निर्णय जो कि सामाजिक व्यवस्था थी, उषा रुद्र गौद्य, और अगली ये पक्षी आखेट से संबंधित पुस्तक लिखवाता है। इसी के काल में गढ़वाल और कुमाऊं में क्या हो गया, संघर्ष प्रारंभ हो गया, और इसी का नतीजा था कि 1581 ईस्वी में ग्वालदम का युद्ध लड़ा जाता है, ग्वालदम का युद्ध, ग्वालदम का युद्ध। इस युद्ध में इसका सेनापति पुरुष पंथ या पुरुषोत्तम पंथ मारा जाता है। इस समय गढ़वाल के जो राजा हुआ करते थे, इस समय गढ़वाल की राजगद्दी पर जो बैठे हुए व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था, बलभद्रपाल शाह, ठीक। इसके अलावा इन्होंने अपने मामा हरिमल पर आक्रमण किया और उससे सिरा का क्षेत्र वापस जीता, यानी कि जीत लिया। इसी बात से क्रुद्ध होकर इनकी जो माता थी, उन्होंने जागेश्वर में अपने पति बालो कल्याण चंद की कटार के साथ क्या कर दिया था, सती हो गई थी। और वह हमको पहला उत्तराखंड में सती प्रथा का, मतलब कुमाऊं में सती प्रथा का पहला उदाहरण मिलता है, एक। दूसरा, रुद्रचंद पहला ऐसा कुमाऊनी राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहां है रुद्रपुर, रुद्रपुर, यह है हमारा नागौर का युद्ध, और यह वह मल्ला महल जिसकी स्थापना कौन करता है, अपना रुद्रचंद। आ जाइए लक्ष्मीचंद। रुद्रचंद के बाद अगला जो शासक बनता है वह उसका पुत्र लक्ष्मीचंद बनता। होता क्या है, रुद्रचंद के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा शक्ति गुसाई और छोटा बेटा लक्ष्मीचंद। ये जो शक्ति गुसाई था, यह जमीन का क्या था, बहुत बड़ा जानकार व्यक्ति था, टैक्स का जानकार था, लेकिन ये जन्मांध व्यक्ति था, यानी कि जन्म से अंधा था, जिस कारण ये गद्दी पर नहीं बैठा और इसने अपने छोटे भाई लक्ष्मीचंद को गद्दी पर बैठा। इसी कारण इसको, यानी कि शक्ति गोसाई को कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहते हैं, ठीक। जैसे धृतराष्ट्र अपने छोटे भाई पांडु को बैठाया था, वैसे इसने भी बैठा दिया। अब जैसे ये राजा बनता है तो ये पिता की तरह कुमाऊं, गढ़वाल और कुमाऊं के बीच युद्ध को जारी रखता है। और इस समय गढ़वाल के शासक थे राजा मानसा। मानसा पर ये क्या करता है, 8 बार आक्रमण करता है, लेकिन 7 युद्धों में यह पराजित हो जाता है। और यह जिस स्थान पर युद्ध हारने के बाद निवास करता था, उसको नाम दिया गया था इसके सैनिकों के द्वारा श्यालबुंगा, श्यालबुंगा। और इसको एक नाम दिया गया था लखुली बिराली। क्या है, लखुली बिराली। अब जो इनके बीच 8वां युद्ध हुआ, इसमें राजा खुद युद्ध करने नहीं आए, बल्कि गढ़वाल की तरफ से जिस व्यक्ति ने सेना का नेतृत्व संभाला वह खतर सिंह था, जबकि कुमाऊनी सेना का नेतृत्व गैंडा सिंह ने संभाला। और इस युद्ध में खतर सिंह की पराजय हो जाती है और गैंडा सिंह की विजय हो जाती है। जैसे ही ये विजय होती है तो कुमाऊं में इस दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, और तब से कुमाऊं में एक त्योहार मनाया जाता है, खतरवा का त्योहार, जिसको गढ़वाल पर कुमाऊं की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस त्योहार को गौ त्यार भी कहते हैं, गौ त्यार, क्योंकि गाय कुमाऊनी सेना का क्या था, मुख्य झंडे का मतलब क्या, राज्य चिन्ह था, ठीक। तो इसीलिए इसको गौत्यार कहते हैं, गाय की विजय। अब जो लक्ष्मीचंद था, इसने अपने प्रशासन को सुदृढ़ करने में काम किया
और इसके भाई शक्ति गोसाई में ने इसका साथ दिया। इसने अपने यहां दो प्रकार की क्या बनाई, न्याय व्यवस्थाएं बनाई, जिनमें से पहले को न्यायालय, जो कि आम नागरिकों के लिए क्या बनाई गई, कोर्ट, आम नागरिकों के लिए कोर्ट बनाई गई, न्यायालय बनाया गया, कोर्ट या न्यायालय बनाया गया, ठीक। और उसके बाद बनाई गई बिष्टाली। बिष्टाली किसके लिए बनाई गई, सैनिकों के लिए, तो ये सैनिकों के लिए बनाई गई थी, ठीक है। इसके बाद इसने अपने कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में बांटा। परगने के शासक को सरदार बोला गया, सेना के अधिकारी को फौजदार, और राज्य के छोटे स्तर के जो कर्मचारी थे जो कि नेक लेते थे, उसी से इसने नेगी को प्रारंभ किया। इसने 1601 ईस्वी में बागनाथ मंदिर का क्या करवाया, जीर्णोद्धार करवाया। इसके बाद जो अगला शासक बनता है वो तिरुमलचंद बनता है। कौन बना, राजा तिरुमलचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाज बहादुर चंद, इसके बाद शासक बनता है बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद का बचपन का नाम बाजा गुसाई था। बाज गुसाई था, यह शाहजहां का समकालीन था। शाहजहां इसके काल में तराई भावर में आया तो इसने अपनी वीरता और योग्यता दिखाई। इसने शाहजहां को अलग अलग प्रकार के क्या किए, भेंट किए, जिस कारण इसको बहादुर की उपाधि दे दी जाती है, ठीक। और उसी के बाद इसको बाज बहादुर कहते हैं। इसने अपने नाम पर तराई भावर में एक शहर का निर्माण किया जिसको बाजपुर कहते हैं। इसने कत्यूरियों को मनीलागढ़, ठीक है, मनीलागढ़ से क्या किया, पराजित किया। इसने पूर्वी गढ़वाल यानी कि लोहारगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट की। इसकी समकालीन टीलू रौतेली थी, जो कि गोला रावत भूप सिंह ठोकदार जी की क्या थी, सुपुत्री थी। उसके साथ इसके संघर्ष है। इसने एक नगद कर लगाया था हुरियों पर, यानी कि तिब्बत के साथ जो व्यापार करते थे या तिब्बती जो लोग थे उन पे एक कर लगाया, सिरती कर, और वो एक प्रकार का नगद कर था, नगद कर यानी कि पैसे में लिया जाता। इसके काल में जो सबसे बड़ी कीर्ति है वो क्या है, पिथौरागढ़ के थल में एक हथिया देवाल, जिसको उत्तराखंड में अजंता और एलोरा के समान माना जाता है। जैसे एलोरा में चट्टान को काटकर क्या बनाए गए हैं, मंदिर बनाए गए हैं, वैसे ही एक हथिया देवाल बाज बहादुर चंद के। चलिए आगे चलते हैं इसमें। ये देखिए, ये वो बाजपुर है, ठीक, ये देखिए, तो ये इसके कार्यकाल की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद शासक बनता है उद्योगचंद। उद्योगचंद जैसे ही शासक बनता है तो इस पर दोनों तरफ से हमले हो जाते हैं और इसने इस समय डोटी पर आक्रमण कर दिया। इसने डोटी की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी अजमेरगढ़, उस पर शासन कर लिया और डोटी के शासक को इसने कर देने के लिए क्या कर दिया, विवश कर दिया। इसने जैसे ये नेपाल पर युद्ध जीतता है, उसके बाद इसने त्रिपुरा सुंदरी, पार्वतेश्वर और उद्धोत चंद्रेश्वर नामक मंदिरों का निर्माण करवाया। इसने अल्मोड़ा में ड्योढ़ी का रंग महल, एक दसों का छज्जा और तल्ला महल का क्या करता है, यह निर्माण करता है। होता क्या है, 1696 के आसपास डोटी का शासक क्या करता है, कर देने से मना कर देता है। और जब वो कर देने से मना कर देता है तो यह अपने सेनापति शिरोमणि जोशी के साथ सेना लेकर जाता है। लेकिन कुछ समय बाद इसको आभास हो जाता है कि युद्ध हारने वाला है, ये वापस अल्मोड़ा आ जाता है और युद्ध का कमान शिरोमणि जोशी संभाल रहे थे, ठीक। लेकिन बाद में शिरोमणि जोशी क्या हो जाता है, इसमें मारा जाता है, ठीक। इसके बाद इसका पुत्र ज्ञानचंद। चलिए आगे आते हैं। ज्ञानचंद, इसने अपने पिता के बाद डोटी पर अभियान चलाता है और अपना पहला आक्रमण लगभग 1698 के आसपास पिंडर घाटी पर करता है। यह जब पिंडर घाटी पर हमला करता है
तो इसने वहां से नंदा देवी की जो स्वर्ण प्रतिमा है उसको उठाकर लाता है और उसे नंदा देवी मंदिर में स्थापित करता है। कहां पर? अल्मोड़ा में। इसके द्वारा कई मंदिर बनाए गए और इन मंदिरों को द्योल या ध्योल कहा जाता है। देवस्थल, पिथौरागढ़, नकुलेश्वर, कासनी और मणसोली आदि स्थानों पर इसने चंद शैली के मंदिरों का निर्माण करा है। इसका जो सबसे प्रमुख निर्माण है वो है नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा और कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर। ऐसा माना जाता है कि ज्ञानचंद के काल में ही कुमाऊं में देव चोलियों का या देवदासी प्रथा प्रारंभ हुई थी। देवदासी प्रथा। चलिए आगे बढ़ते। ये नंदा देवी का मंदिर है जो कहां है? अल्मोड़ा में। ज्ञानचंद ने यहीं पर इसने गढ़वाल से जो स्वर्ण प्रतिमा लाई थी उसको यही रखा था भाई इसने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। अगला शासक बनता है जगतचंद। 1708 से 1720 तक लगभग 12 वर्ष तक क्या करता है? ये शासक रहता है। इसके काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहते हैं। इसने लोहाब और बधान पर क्या किया? शासन की आक्रमण करता है और इस समय गढ़वाल का राजा फतेह शाह था। अब जब ये लोहाब और बधानगढ़ को जीतता हुआ आगे बढ़ता है तो ये अपनी सेना के साथ श्रीनगर पहुंचता है। जैसे ये श्रीनगर पहुंचता है तो श्रीनगर पहुंचकर इसने वहां के राजा फतेह शाह को पराजित करके उसे वहां से भगा दिया और राजा देहरादून में शरण लेता है और जगतचंद इस क्षेत्र को एक ब्राह्मण को दान कर देता है और वहां से वापस अल्मोड़ा चला जाता है। बाद में यह श्रीनगर पर फिर फतेह शाह अधिकार कर लेता है। इसके काल में तराई भाबर से 9 लाख की आमदनी होती थी और यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने यहां जुआ खेलने पर क्या लगा दी थी? कर लगा दिया था और इस कर को जुआ की बाँच कहते थे। जुआ की बाँच। ठीक, ये बहादुर शाह को भेंट अर्पित करता था। चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद देवीचंद शासक बनता है जिसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक या पागल बादशाह कहते हैं। पागल बादशाह। ठीक, पागल बादशाह कहते हैं। इसने देवीपुर नामक स्थान की स्थापना की थी। देवीपुर की स्थापना की थी। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि। ठीक, विक्रमादित्य की क्या की थी? उपाधि धारण की थी। इसके बाद शासक बनता है अजीत चंद। अजीत चंद के काल में माणिक सिंह और पूरण सिंह गैंडा नाम के विष्ट जाति के 2 पिता पुत्र थे। इन्होंने अजीत चंद और इसके काल में खूब सारा क्या गुंडागिर्दी की और इनको गैंडा उपनाम से जानते हैं, तो इसलिए इस काल को क्या बोलते हैं? कुमाऊं में गैंडागर्दी की शासन कहते हैं। इन्होंने कई लोगों की आंखें निकलवा दी, वहां पर लूट मार मचा दी, सोने को छिपाने का काम किया। ये काम करते हैं। कल्याणचंद, अजीत चंद के बाद कल्याणचंद चतुर्थ नाम का एक व्यक्ति शासक बनता है। होता क्या है? अजीत चंद इसके बाद थोड़े थोड़े समय के लिए शासक बदलते हैं। अब जो मेहरा फड़त्याल जोशी थे उनको लगा यार कोई व्यक्ति है जिसको हमको राजा बनाना चाहिए, लेकिन राजा तो चंद ही बनेगा। अब वो क्या कहे, राजा की ढूंढ में गए तो उनको नेपाल यानी डोटी गए और डोटी में उनको एक आदमी मिलता है जो मिस्त्री का काम करता था। उससे उन्होंने पूछा तो उसने कहा मेरे पूर्वज तिरमल चंद थे और हम अल्मोड़ा के राजा हुआ करते थे, कुमाऊं के राजा हुआ करते थे, लेकिन मेरे पिताजी वहां से भाग गए और उसके बाद मेरी ये स्थिति हुई। फिर इसको लाया गया, नहलाया धुलाया गया, इसका श्रृंगार किया गया और इसको राजा लायक बनाया गया, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति था, डोटी से लाया गया था, तो इसको नाम देते हैं डोटी कल्याणचंद। क्या देते हैं? डोटी कल्याणचंद देते हैं। अब डोटी कल्याणचंद के शासनकाल में रोहिला सरदार अली मोहम्मद शाह
अपने सैनिकों के साथ कुमाऊं पर आक्रमण कर देता है और यह 1743 की घटना है। यह रोहिलों द्वारा कुमाऊं पर पहला आक्रमण था। पहली बार कुमाऊं में उनके द्वारा जो आक्रमण किया गया था वो भीमताल या छकाता में किया गया था, जहां पर शिवदेव, हर्षदेव जोशी के पिता शिवदेव जोशी उनको रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन सेना वहां हार जाती है। उसके बाद रोहिला आगे बढ़ते हैं और रोहिला पहुंच जाते हैं अल्मोड़ा। वहां पर वो कटारमल मंदिर और उसके आसपास के मंदिरों को खूब सारा नुकसान पहुंचाते हैं। कल्याण चंद को लगा कि भाई अब मैं जान जाने वाली है, तो वह क्या करेगा, अब आगे जाएगा और गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह से मिलता है। प्रदीप शाह से मिलता है, उनसे सहायता मांगता है और प्रदीप शाह और कुमाऊं की सेना यानी कि कल्याण चंद की संयुक्त सेना रोहिलों के साथ लड़ती है, लेकिन वहां पर भी वो हार जाती है, दोनों की संयुक्त सेना। अब रोहिले कल्याण चंद को कहते हैं कि आप हमको पैसा दीजिए, ठीक है, 2 लाख रुपए दे दीजिए, हम आपका राज्य छोड़ देंगे। अब प्रदीप शाह से उधार मांग करके कल्याण चंद क्या करता है, पैसे दे देता है और वापस रोहिले चले जाते हैं। लेकिन रोहिले फिर आए, आक्रमण किया, लेकिन अगले आक्रमण में वहां की स्थानीय जनता ने डोटी के राजा का साथ दिया, यानी कि अल्मोड़ा के राजा का साथ दिया और रोहिलों को पराजित कर दिया। ठीक, इसका समकालीन गढ़वाली शासक प्रदीप शाह, इसने अल्मोड़ा में क्या बनाया, चौमहला बनाया। ठीक, इसका हमको क्या मिला, सल्ट में एक पाटुपत्र मिलता है। इसके पश्चात दीपचंद क्या बनता है, शासक बनता है। दीपचंद जब शासक बनता है तो दीपचंद की हत्या मोहनचंद करवा देता है। ठीक, दीपचंद के काल में आपको एक चीज याद रखनी है, इसी समय 1563 में हमारे पास पानीपत का तृतीय युद्ध दिखाई पड़ता है। इसमें दीपचंद की सेना ने अहमद शाह अब्दाली की तरफ से युद्ध लड़ा था। अब इसके बाद मोहनचंद दीपचंद की हत्या कर देता है और दीपचंद के चित्र हमको जागेश्वर में दिखाई पड़ते हैं, वहां उनकी मूर्ति स्थापित है। इसके बाद मोहनचंद 1777 से 1779 तक गद्दी पर बैठता है। इसने दीपचंद को मार करके यहां पर क्या बन गया था, राजा बन गया था। लेकिन इसी समय कुमाऊं का जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पंडित हर्षदेव जोशी। पंडित हर्षदेव जोशी अब गढ़वाल के राजा ललित शाह से क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं, उनको लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि मोहनचंद कोई असली रौतेला नहीं है, ये एक नकली व्यक्ति है जो यहाँ की राज्य पर बैठ गया है। इस समय अगर कोई राजा है तो वो आप हैं। और ललित शाह एक युद्ध लड़ता है जिसको बगवाली पोखर का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध 1779 में लड़ा जाता है। इस युद्ध में ललित शाह मोहनचंद को क्या कर देता है, पराजित कर देता है, क्योंकि उसके साथ कुमाऊं की आधी सेना मिल जाती है और वह अपने बेटे प्रदुमन शाह को प्रदुमन चंद के नाम से 1779 पर गद्दी पर बैठा देता है। ठीक, 1779 में गद्दी पर बैठा देता है और घोषित करता है कि जो राजा प्रदुमन चंद है यह दीपचंद का गोदी पुत्र है। राजा ललित शाह वापस जा रहा था तो उसकी मृत्यु रास्ते में हो जाती है और अब गढ़वाल में उसका बड़ा बेटा जयकीर्ति शाह या जयकृत शाह शासक बन जाता है। जैसे ही जयकीर्ति शाह राजा की गद्दी पर बैठते हैं तो वहां और उनके भाई के बीच संबंध खराब हो जाते हैं, दोनों बिल्कुल लड़ते रहते हैं। और इसी समय प्रदुमन शाह गढ़वाल पर आक्रमण कर देते हैं और उनके जो सिपाही थे वो जोशी जाति के यानी कि हर्षदेव जोशी और उनके सलाहकार थे, वो हमला कर देते हैं, श्रीनगर को लूटते हैं और इसी काल को श्रीनगर में क्या कहते हैं, जोशियाणा कहते हैं। क्या कहते हैं, जोशियाणा कहते हैं। ठीक, लेकिन अचानक से जो राजा प्रदुमन शाह थे वो 1779 से 1786 तक कुमाऊं की गद्दी में बैठते हैं, लेकिन मोह तो पिता की गद्दी का था, यानी कि गढ़वाल की गद्दी का था। भाई जयकृति शाह देवप्रयाग में देह को त्याग देते हैं। मौका पाकर प्रदुमन शाह
अपने छोटे भाई पराक्रम शाह और प्रीतम शाह को नहीं पूछते हैं और स्वयं जाकर गद्दी पर बैठ जाते हैं। कहां पर? श्रीनगर में। और जब वो श्रीनगर की गद्दी पर बैठ जाते हैं तो यहां से बोलते हैं अपने प्रधानमंत्री हर्षदेव जोशी को कि जोशी साहब, अब आप गद्दी संभालिए। कहां की? कुमाऊं की। और कुमाऊं की गद्दी पर उसको बैठा देते हैं। इसी का फायदा उठाता है मोहनचंद और उसने 1786 में राजा को हटाकर स्वयं क्या बन जाता है? गद्दी पर बैठ जाता है। अब मोहनचंद का ये दूसरा कार्यकाल था। मोहनचंद के बाद उसका जो बेटा था, इसमें बीच में एक कठपुतली शासक बनता है शिवचंद, 1 साल तक ये राजा रहता है, उसको हर्षदेव जोशी। अब इस वंश का अंतिम शासक 61वां राजा राजा महेंद्र चंद शासक बनते हैं 1779 से और 1790 तक। होता क्या है कि जो मोहनचंद था उसने हर्षदेव जोशी के भाई पिता शिवदेव जोशी को भी मरवाया था, ऐसा लोगों का कहना है। और उसके भाई जयदेव जोशी को भी उसने मारा था, ऐसा कहते हैं। अब उसके दिमाग में एक चीज थी कि कैसे ना कैसे मैं तो अपनों का बदला लूंगा, यानी कि अब बदले की भावना हर्षदेव जोशी के पास थी। मोहनचंद के साथ तो कई षड्यंत्र रचता है, लेकिन मोहनचंद के साथ उसका जो छोटा भाई था लाल सिंह, वो कंधे से कंधा मिलाकर अपने भाई की रक्षा करता था, साथ रहता था। और हर बार हर्षदेव जोशी को मुंह की खानी पड़ी उनके साथ। अंततः कुमाऊं के प्रधानमंत्री हर्षदेव जोशी नेपाल के राजा रण बहादुर शाह को लेटर लिखते हैं। बोला, महाराज, अब आप ही एकमात्र क्या है? आप ही एकमात्र क्या है? सर्वशक्तिमान राजा है जो कुमाऊं की गद्दी को पर बैठ सकता है, क्योंकि कुमाऊं में बहुत सारी धन संपदा है और इसको संभालने वाला कोई नहीं है मोहनचंद जैसा, और उसके बाद उसका भाई लाल सिंह और उसका बेटा महेंद्र चंद जैसे अयोग्य शासक है। इस धन संपदा के लिए आप आइए। अब कौन सा राजा है जो नहीं आना चाहिए? तो अब नेपाल के राजा रण बहादुर शाह अपनी एक बड़ी सेना बनाते हैं। सेना को काली नदी के तट से और धारचूला की तरफ से कुमाऊं, मतलब एक काली कुमाऊं के क्षेत्र से, एक धारचूला के क्षेत्र से भेजते हैं। सेना का नेतृत्व कर रहे थे जोगामल शाह, हस्तिदल चौतरिया, अमर सिंह थापा, ऐसे वीर बांकुरे जो कि पूरे नेपाली सेना का अस्तित्व बनाए रखे थे। ये लोग सेना को बढ़ा रहे थे। आते हैं, महेंद्र चंद खूब लड़ रहा था अल्मोड़ा के पास ही। उसी समय उसको सूचना मिलती है कि चाचा लाल सिंह मैदान में हारने वाला है। वो अपनी सेना को लेकर के चाचा का मान बढ़ाने या चाचा की सहायता करने के लिए हवालबाग चल देता है, और हवालबाग में ही अंतिम और महत्वपूर्ण युद्ध होता है 1790 में। इस हवालबाग के युद्ध में महेंद्र चंद और चाचा लाल सिंह पराजित हो जाते हैं और वो दोनों वहां से भागकर काशीपुर में शरण ले लेते हैं। और यहीं से जोगामल शाह को उत्तराखंड का पहला सूबा या कुमाऊं का पहला सूबा बना दिया जाता है और उत्तराखंड में नई शासन सत्ता स्थापित हो जाती है, जिसको गोरखा शासन सत्ता कहते हैं। गोरखों के इस अत्याचार को कुमाऊं में गोरख्याणी या गोरख्याली के नाम से जानते हैं। चलिए, ये इनके हम सभी राजाओं को पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इनका प्रशासन देखते हैं। इनकी जो भाषा थी वो नेपाली मिश्रित कुमाऊनी थी। ताम्रपत्रों को वैध बनाने के लिए कटार की मूठ, यानी कि कटार का जो पिछला हिस्सा है उसको उसकी मोहर लगाई जाती थी। यहां पर दीवान और लेखक जोशी जाति के ब्राह्मण होते थे। इनका जो राजकीय चिन्ह था वो गाय था। प्रशासन 2 मंडलों में रहता था, एक को सामंतों के अधीन, एक राजा के अधीन। राजा के अधीन जो इकाई रहती थी, सबसे ऊपर राज्य था, राज्य के नीचे देश था, जिसको राज्य से छोटी इकाई होगी। इसके पश्चात परगने थे। परगने 2 प्रकार के होते थे। परगने क्या थे? 2 प्रकार के थे, एक नागरिक परगना और दूसरा सैनिक परगना।
नागरिक परगने के अधिकारी को सीकदार कहते थे, जबकि सैनिक परगने के अधिकारी को बख्शी कहते थे। सीकदार राज्य को प्राप्त सभी प्रकार के नगद, अनाज और मालगुजारी प्रदान करता था, प्रबंधन करता था। भंडारी अनाज का भंडार देखता था। उसके बाद केनी खस होते थे, ये राजा तक क्या पहुंचाते थे, सामान पहुंचाते थे। परगनों के बाद गरखे होते थे और इसको गरखा का जो शासन संभालते थे उनको कहते थे गरखा नेगी। गरखे के बाद पट्टी होती थी, गरखे को पट्टी कहते थे और सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। उसका थातवान आता था। थातवान गांव का प्रशासन इसके हाथ में था, ये राजा को कर भुगतान करता था। थात का मतलब होता है भूमि का मालिक। सिरतान जिन लोगों की मदद से थातवान भूमि पर कृषि करता था, यानी कि ये कृषि कार्य में क्या करते थे, इनकी सहायता करते थे। तो थातवान के बाद सिरतान के बाद यहां पर केनीखस होते थे। ग्राम स्तर पर पंचायतों के माध्यम से न्याय दिया जाता था। प्रधान सियाणा या बूढ़ा होता था, जिस स्थान पर पंचायत बुलाई जाती थी उसे बूढ़ा चौरा या बूढ़ा चौरा कहते थे। ठीक, अब आ जाते हैं इनकी कर व्यवस्था। करों की जो चंदों की जो कर व्यवस्था थी वो 36 प्रकार की थी। तो इसको 36 रकम 32 कलम कहते हैं और यही प्रथा आपसे पूछी जाती है। यहां पर उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, जिसको गल्ला छहाड़ा कहा जाता था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके महत्वपूर्ण कर है कटक, यानी कि वह कर जो सेना के लिया जाता था। मांगा, यदि राज्य किसी भी प्रकार की समस्या में हो या युद्ध में हो तो इसको लिया जाता था। ढाला, गांव के सयानों को जो कर दिया जाएगा अनाज के रूप में। मौकर, मौका मतलब होता है परिवार, हर परिवार पर लगने वाला कर। भात कर, यानी कि गांव में जब भी कोई व्यक्ति उत्सव मनाएगा, बर्थडे करेगा, पार्टी करेगा और उस पार्टी में क्या देगा, भात खिलाना चाहेगा, तो उस पर क्या लगेगा, कर लगेगा भात की दावत देने पे। न्योली कर, यानी कि न्याय के लिए लगने वाला कर। उसके बाद भाग, यानी कि घराटों पर लगने वाला कर, इंपॉर्टेंट है। राखिया कर, रक्षाबंधन या जनेऊ संस्कार के समय। कूट, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास क्या है, नगद पैसा देने के लिए नहीं है तो उसके जगह अनाज देगा, तो यह भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। कूली बेगार को इस समय खेनी कपिलनी कहते थे, तो यह भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। स्यूप, राज सेवकों के लिए। झूलिया, पुलों, जो पुल होते थे उनकी मरम्मत के लिए। ठीक है, तो यह हमने चंद वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली है। ठीक, और आज हमारा चंद वंश का प्रशासन, चंद वंश समाप्त होता है। इसके बाद हम परमार वंश के लिए कल मिलेंगे। ठीक, अगली वीडियो में मिलेंगे। और आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जितना ज्यादा आप हमको जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे उतनी ज्यादा आपको वीडियोस मिलेगी। उसका कारण क्या है, फिर हमें आप टॉपिक बताते जाइए, हम उन पे फिर क्या वीडियो बनाते जाएंगे। ये टॉपिक है, इस पर बनाइए। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि आने वाले समय पे पेपर जल्दी होने वाले हैं, तो उनकी तैयारी पूरी रखिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।